जय हिंद दोस्तों। कहने को तो हम उस देश में रहते हैं जिस देश ने आर्यभट्ट जैसे विद्वान और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक, आज़ाद और भगत सिंह जैसे देशभक्त और राजेंद्र प्रसाद एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राजनेता को जन्म दिया। लेकिन आज कितनी शर्म की बात है, इसी देश के रक्षक परजोर जैसे राजनेता आज महिलाओं के और कानून के भक्षक बन चुके हैं। मैं यह क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अनजान लोग घरों, बाजारों, बसों, ट्रेनों में चारों तरफ पेन ड्राइव फेंकने लगते हैं और जैसे ही कोई पेन ड्राइव लगाता है वो शॉक हो जाता है। उस पेन ड्राइव में कई वीडियो थे जहां लड़कियां छोड़ने के लिए मिन्नतें और चिल्ला रही थी, लेकिन परजोर वीडियो में किसी पागल की तरह हंस रहा था। एक 60 से 65 साल की महिला चिल्ला रही थी और उसे वो परेशान कर रहा था। जैसे ही परजोर रवाना 27 तारीख को जर्मनी भागता है, अगले दिन एक नई चीज़ सामने आती है। तो चलिए सभी चीज़ को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं परजोर रवाना कौन है। परजोर देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोता और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजा है और 17वीं लोकसभा के सांसद भी रह चुका है। इसने बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट भी किया है और ऑस्ट्रेलिया से मास्टर की डिग्री को बीच में छोड़कर 2014 में भारतीय पॉलिटिक्स में शामिल हो गया। लेकिन इनके कारनामों का भंडाफोड़ हुआ 2023-24 के आसपास। जब परजोर हर आते थे तो सारी महिला नौकरानियां डर जाती थी। ये वीडियो पब्लिक करने का टाइमिंग चुनाव के ठीक करीब रखा गया था। चुनाव के दौरान राजनीतिक नेताओं का हल्फनामा देना पड़ता है और एडीआर जो एक गैर लाभकारी संस्था है, उसने 4763 चुनावी हल्फनामों का विश्लेषण किया। 2023 में उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि 134 मौजूद सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनके महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले उनके हल्फनामे में दर्ज हैं और सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ने उन्हें टिकट दिया था। राजनीतिक पार्टियां जानती है उन पर कौन कौन से आरोप हैं, उन्होंने कौन कौन से अपराध किए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टिकट मिल जाता है और फिर उनके साथ मिलकर के महिलाओं से वोट मांगते हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 26 अप्रैल को कर्नाटका में एक मौजूदा सांसद जिसने हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल किया है, फिर से सांसद बनने ही वाला था। उससे पहले वो वोट में चुनाव लड़ता है, फिर वोट मांगता है और स्कैंडल उजागर होता है तो फिर जर्मनी भाग जाता है। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 2976 लगभग 3000 महिलाओं से जुड़ा है। वो उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनकी वीडियो भी बना रहे हैं। जनता दल सेकुलर वो अपने उम्मीदवार उतारे और उसमें से एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को उम्मीदवार बनाया गया था। परजोर रवाना उस समय हसन निर्वाचन क्षेत्र के सांसद थे और उसका परिवार उस क्षेत्र पर मजबूत पकड़ रखता था और वह हसन विधानसभा क्षेत्र जहां से परजोर रवाना चुनाव लड़ रहे थे पूरी विवाद की जड़ बन गया, जिसे अब तक भारत के सबसे बड़े स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटका की 24 सीटों पर चुनाव होने वाला था और सिर्फ 5 दिन बचे थे। तब सभी पार्टियां चारों तरफ से चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। अब बात आती है 20 अप्रैल 2024 की, उस दिन जब हसन विधानसभा क्षेत्र में जहां से परजोर रवाना चुनाव लड़ रहे थे, कुछ अनजान लोग वहां पहुंचते हैं और पेन ड्राइव हर जगह फेंक दी, घरों में, बाजारों में, ट्रेनों में और बसों में। शुरू में लोग कन्फ्यूज थे कि पेन ड्राइव में क्या होगा, क्योंकि हर जगह मिले। कुछ वक्त बाद कुछ लोगों ने ये पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाई और जैसे उन्होंने पेन ड्राइव लगाई वो शॉक्ड हो गए। इस पेन ड्राइव में 2976 वीडियो थे जिनमें उनके इलाके के सांसद परजोर रवाना खुद वीडियो में दिखाई दे रहे थे और खुद ही वीडियो बना रहे थे। वीडियो में उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को परेशान करते और दुष्कर्म करते दिखाया गया था। बहुत सारे वीडियो थे जिन्हें लड़कियां भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन परजोर वीडियो में पागल की तरह हंस रहा था। एक वीडियो देखकर लोग और भी ज़्यादा गुस्से हो गए, लेकिन उसमें एक 60 से 65 साल की महिला चिल्ला रही थी, लेकिन वह उसे परेशान कर रहा था। ये सारे वीडियो लगभग 2000 के ऊपर थे। आधे से ज़्यादा उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी और आधे किसी और से बनवाए थे। कुल मिलाकर लगभग 3000 वीडियो जिनमें अलग अलग महिलाएं थी और उनका चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था। मतलब उस वक्त महिलाएं बहुत तकलीफ में थी, पर अब उनका चेहरा बाजार के सामने आ गया था, जिसमें उनकी पार्टी की महिला कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत के सदस्य, सरकारी अधिकारी, पुलिस वाले, यहाँ तक कि घरेलू नौकरानी भी दिखाए गए थे। अब जैसे ही इस इलाके में हंगामा शुरू हुआ, परजोर के ऑफिस के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि चुनाव के दौरान उसके नेता
की छवि खराब की जा रही है और एआई की मदद से डीप फेक वीडियो बनाए और शेयर किए जा रहे हैं। ये सारी वीडियो जो पेन ड्राइव में थी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। शुरू के कुछ घंटों में कहा जा रहा था कि ये डीप फेक वीडियो है, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि प्रज्वल के घर के अंदर वाली दुकान वीडियो में साफ दिख रही थी। लोगों को लगा कि ये वीडियो असली है। अब एक तरफ तो चुनाव 26 अप्रैल को होने वाला था, दूसरी तरफ ये सब चल रहा था। वीडियो शेयर हो रहे थे और दूसरी तरफ रवाना वोट मांग रहे थे, घर घर जाकर महिला की सुरक्षा भाषण दे रहे थे, लगातार रैलियाँ करवा रहे थे और ये दूसरी तरफ ये चल रहा था। 26 अप्रैल को चुनाव हुए और वीडियो का असर दिखा। अभियान खत्म हो चुके थे और चुनाव के अगले दिन यानी 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके जर्मनी भाग जाता है। उसकी फ़्लाइट 2 बजे से थी और वह करीब 11 बजे निकल पड़ा था। उसके टिकट की असली कॉपी है। अब जैसे ही प्रज्वल रवाना 27 अप्रैल को जर्मनी भाग जाता है, अगले दिन एक नई बात सामने आती है। 28 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रवाना घर पर एक 47 साल की नौकरानी हुलनासिरपुर स्टेशन पर जाती है और शिकायत दर्ज कराती है और वो इस एफआईआर में कहती है कि वो प्रज्वल के घर पर काम करती थी और जिस दिन उसे प्रज्वल रवाना के घर पर काम पर रखा गया था उस दिन वहाँ कुल 6 महिला नौकरानियाँ थी और बाकी सारे कामगार पुरुष थे। और ये महिला नौकरानियाँ जो पहले से प्रज्वल रवाना के घर पर काम करती थी उसे चेतावनी देती थी कि जब प्रज्वल रवाना घर पर आए तो दूर रहना। बयान के मुताबिक जब प्रज्वल रवाना घर आते थे सभी महिला नौकरानी डर जाती थी। शिकायत में आगे नौकरानी को बताती है कि जिस दिन उसने उस घर पर काम शुरू किया था 3 से 4 महीने बाद प्रज्वल रवाना ने उसका उत्पीड़न किया। जब वो औरत इस सब से थक गई तो उसने उसके पिता SD रवाना को इसकी शिकायत की और उसके पास गई और सब कुछ बताया, लेकिन मदद करने के बजाय उसके पिता ने भी उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। इसीलिए एफआईआर में उस नौकरानी ने दोनों पिता और बेटे का नाम लिया। साथ ही शिकायत में उसने कहा कि वह कई दिनों तक चुपचाप सहती रही क्योंकि उसे अपनी जान का डर था और एक दिन उसकी बेटी किसी काम से प्रज्वल के घर आई थी। फिर प्रज्वल ने उसका नंबर भी ले लिया और उसे वीडियो कॉल करने लगा। यहीं से उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इसीलिए वो मेड वहाँ से काम छोड़कर चली गई। इस शिकायत में पुलिस ने भी पूछा कि शिकायत करने क्यों आई है, तो उसने कहा जैसे ही वीडियो की खबरें सामने आई मुझ में हिम्मत आई और मैं शिकायत करने आई। इसके बाद इस शिकायत के साथ आईपीसी की धारा 354A और 354D, 506 और 509 के तहत प्रज्वल रवाना और उसके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब इसके बाद उसी हफ्ते कर्नाटक के महिला आयोग की प्रमुख नागलक्ष्मी चौधरी को एक पेन ड्राइव मिली। उन्होंने अपने अधिकारी बयान में कहा कि मैंने वीडियो देखी है लेकिन पूरी हिम्मत नहीं जुटा पाई उसे पूरा देखने की। ये वीडियो देखकर आपका खून खौल जाएगा। इस वीडियो में लड़कियां बचाने के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रही थी और कहा यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इस वीडियो में जो लड़कियां हैं उनमें से कुछ नागलक्ष्मी से मिलने भी आई और कुछ व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ी। इस मामले की जांच करना बहुत ज़रूरी था। इस चिट्ठी के बाद एक अगला SIT बनाई गई जिसका एक ही काम था, पूरे मामले की जाँच करना। SIT में करीब 18 वरिष्ठ ऑफिसर थे जिनकी अगुवाई अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस और CID के प्रमुख विजय कुमार सिंह कर रहे थे। उसके साथ 2 वरिष्ठ महिला IPS अफसर सुमन और सीमा लटकर भी नियुक्त की गई थी। इस टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया था और फिर उन्होंने काम शुरू किया। एक टीम को सभी पीड़ितों के बयान दर्ज करने थे तो दूसरी टीम को वीडियो के लैब टेस्टिंग के लिए जिम्मेवार थी और उनकी IP ट्रेस की जाएगी और तीसरी टीम सभी आरोपियों की जाँच करेगी। वो पीड़ितों से संपर्क किए और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल में यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई क्योंकि वीडियो 4 से 5 साल पुरानी थी, लेकिन इसे सुरक्षित रखा गया था। एक खास समय पर प्रकाशित किया गया। इस वीडियो में सार्वजनिक करने का टाइमिंग चुनाव के आसपास रखा गया था और यहीं से राजनीतिक शुरू हुआ और जो कहानी सामने आई वो भी बहुत अनोखी थी। असल में प्रज्वल रवाना के परिवार के पास एक ड्राइवर था, कार्तिक। वो इस परिवार के साथ 15 साल से भी ज़्यादा समय तक काम करता रहा। पहले वो प्रज्वल के पिता के साथ काम करता था और बाद में प्रज्वल रवाना के साथ। उसे प्रज्वल रवाना की हर हरकत पता रहता था। कहा जाता है कि उस पर इतना भरोसा था कि सारे बिना नाम वाले प्लॉट उसके नाम पर दर्ज थे और जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो ज़मीन उससे ले ली जाती थी। ठीक उसी तरह साल 2022 में हुलनेसपुर में 16 एकड़ ज़मीन उसके नाम पर दर्ज हुई। ड्राइवर कहता है कि उसके पास सारे कागजात हैं, ये उसकी ज़मीन है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि रवाना परिवार ने ये ज़मीन उसे दी होगी। तो ये 16 एकड़ की ज़मीन इस विवाद की जड़ बन जाती है।
रवन्ना परिवार के बाद कार्तिक से कहता है कि ज़मीन बेचकर पैसे दे दो। शुरुआत में कुछ दिनों तक ड्राइवर इस मुद्दे को टालता रहता है, लेकिन जब मामला हाथ से निकल जाता है तो मार्च 2023 में वो नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद उसे कई बार धमकियाँ भी दी जाती है, लेकिन ड्राइवर ज़मीन वापस देने को तैयार नहीं होता। फिर ड्राइवर कोर्ट जाता है, सारे कागजात दिखाता है और एक केस करता है कि ज़मीन उसकी है, और प्रज्वल रवाना ज़बरदस्ती से डराकर धमकाकर उसे ये ज़मीन छीनने की कोशिश कर। उसने भी बताया कि ये उसकी पत्नी का अपहरण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ड्राइवर कार्तिक प्रज्वल रवाना के साथ बहुत घूमता रहता था। उसे प्रज्वल की हर बात का पता था। प्रज्वल का मोबाइल, सारी डिजिटल चीज़ें कार्तिक को इन सब पर भी पहुँच थी। प्रज्वल के मोबाइल की सारी वीडियो एक कलेक्शन में बनाई गई थी और यह ड्राइवर उन सभी वीडियो को कॉपी करके एक पेन ड्राइव में रख लेता है अपने पास, और इस वीडियो की वजह से उसमें कुछ हिम्मत बढ़ गई थी। उसे बताया गया था कि 16 एकड़ ज़मीन उसे दे दी जाएगी। जब ये सब चल रहा था उसी वक्त जेडीएस कांग्रेस का समर्थन कर रहा था, तो फ़ायदा उठाने के लिए उसने बीजेपी के नेताओं को संपर्क करने का सोचा। ड्राइवर कार्तिक ने सोचा कि अगर वो बीजेपी के किसी नेता से संपर्क कर ले और सारी बातें बता दे तो उससे फ़ायदा हो, वो उसकी मदद करेंगे। और उसी विधानसभा क्षेत्र में एक बीजेपी नेता हैं देवराजे गौड़ा, जो बीजेपी नेता और वकील भी हैं। उन्होंने पहले प्रज्वल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो असफल थे। ड्राइवर उसके पास पहुंचता है और उससे मदद मांगता है, और देवराजे केस लड़ते भी हैं। उसी वक्त जब देवराजे ड्राइवर की मदद कर रहे थे, एक दिन ड्राइवर ने बताया कि उसके पास कई वीडियो और फोटो हैं और उसने वो सब एक पेन ड्राइव में रखे हुए हैं। तो ड्राइवर ये सब कर रहा था। इसी बीच प्रज्वल रवाना को पता चला कि ड्राइवर बीजेपी नेता देवराज के साथ मिलकर केस लड़ रहा है, और उसने ये भी सुना कि ड्राइवर को पेन ड्राइव जिसमें सारी वीडियो है बीजेपी नेता देवराजो को दिया था। जैसे ही उसने इस सब बारे में पता चला, प्रज्वल रवाना 1 जून 2023 को कोर्ट पहुंचा और बताया कि उसके कुछ एडिट वीडियो लोगों में फैलाए जा रहे हैं, जो कि किसी राजनीतिक मकसद को पूरा करने की साजिश है, और भविष्य में इन्हें उनका अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगले दिन यानी 2 जून 2023 कोर्ट ने 86 मीडिया संस्थानों और 3 व्यक्तियों पर स्टे लगा दिया, जिनमें से एक ड्राइवर भी था। इसकी वीडियो में से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक नहीं होगी, न तो इसे न्यूज़ में प्रकाशित किया जा सकेगा और न ही कोई इसे किसी के साथ शेयर कर पाएगा। यहाँ से सबकी हाथ बंद थे, किसी को भी शेयर करने की छूट नहीं थी। और वो पेन ड्राइव जिसमें वीडियो थे, ड्राइवर ने उस वक्त किसी को नहीं दिया था, वो अपने पास रखा था। अब इसके बाद देवराज गौड़ा ड्राइवर से कहते हैं कि पेन ड्राइव मुझे दे दो, हम इसे कोर्ट में जमा करेंगे और जज को दिखाएंगे, फिर शायद हमें राहत मिले और शायद स्टे ऑर्डर भी हट जाएगा। कहकर वो ड्राइवर से एक कानूनी दस्तावेज पर साइन करने को कहते हैं और उसने पेन ड्राइव उसे ले लेते हैं। उसके बाद बातें कुछ समय तक चलती रही, लेकिन सितंबर 2023 में पता चला कि जेडीएस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और बीजेपी के समर्थन कर रहा है, और सीट बंटवारे में यह तय हुआ है कि 3 में से 1 सीट प्रज्वल रवाना लड़ेंगे। अब ये सब देखकर देवराज गौड़ा और ड्राइवर दोनों परेशान हो गए और किसी तरह से पेन ड्राइव जिसे वीडियो है वह कांग्रेस तक पहुँच गए, और चुनाव के दौरान भी इसे बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इससे बीजेपी की छवि काफ़ी ख़राब होगी। फिर कुछ दिनों तक कोई खबर नहीं आई। फिर अचानक जनवरी 2024 में देवराज गौड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे वह रवाना परिवार के कर्मों को जनता के सामने ला सकते हैं। इस घटना के बाद चुनाव का दिन करीब आया। चुनाव से 5 दिन पहले कुछ अनजान लोग पेन ड्राइव फेंक देते हैं, और जब ये सब खबरें फैली तो सबसे पहले ड्राइवर पर आरोप लगा कि उसने पेन ड्राइव को लीक किया है, लेकिन ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने पेन ड्राइव सिर्फ देवराज गौड़ा को दिया था, वो भी सिर्फ कोर्ट में जमा करने के लिए, इसके अलावा मैंने किसी को कुछ नहीं दिया है। जब देवराज से इसके बारे में पूछा गया तो उसने भी कहा कि इस पेन ड्राइव को लीक होने से मुझे सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इससे मेरी पार्टी का नुकसान हुआ, इसलिए मैं पेन ड्राइव को लीक करने वाला आखिरी इंसान हूँ। अब पेन ड्राइव किसने लीक की है इसका हड़कंप मच गई, और ऊपर से प्रज्वल रवाना चुनाव के तुरंत बाद फरार हो गए। तो बीजेपी ने जवाब दिया कि ये सारे वीडियो कांग्रेस के शासन के दौरान बने थे और जेडीएस ने सारी जिम्मेवारी कांग्रेस पर डाली। सबसे पहले तो उन्होंने प्रज्वल रवाना को अपनी पार्टी से निकाल दिया, और दूसरी बात जेडीएस ने कहा कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सारे वीडियो लीक किया है, क्योंकि उनके बीच 2 से 3 सीट पर कड़ी टक्कर थी, इसीलिए जीतने के लिए ये सब किया है। बाद में प्रज्वल ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो फरार नहीं हुए हैं, बस जरूरी काम से बाहर गए हैं और वापस आ जाएंगे।
बाद में रवाना आए तो केस फिर से कंटिन्यू हुआ और प्रज्वल को अरेस्ट किया गया और कार्रवाई हुई और केस चलती रही और केस चलती अगस्त 2025 तक। और 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने अंडर सेक्शन 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज एन के अंतर्गत एक महिला के साथ बार बार दुष्कर्म करने और 376 क्लॉज 2 और सब क्लॉज के अंतर्गत महिला का जबरदस्ती नियंत्रण और बलात्कार करने के जुर्म में तथा अन्य सेक्शन तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत प्रज्वल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है और फैसले में रमन्ना पर 11,60,000 रुपये का जुर्माना लगाती है और मामले में पीड़ित को 11,25,000 रुपये का भुगतान करने को कहती है। हालांकि पैसे से किसी की इज्जत तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ स्थिति को सुधारा तो जा सकता है। तो इस तरह से प्रज्वल और रमन्ना की स्कैंडल की केस सुलझती है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।